मनोरंजन प्रधान शैली है ये। और जो इसका प्रकाशन है वो है 1907 ईस्वी। जो 1904 ईस्वी में आपकी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई थी चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको कहानी का अध्ययन हमने कर लिया है। और वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपका है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। प्रकाशन इसका है 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहानी का केंद्र है काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। दुलाई वाली कहानी को प्रथम मौलिक कहानी भी माना जाता है। कहानी की शुरुआत काशी के दशवाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म हो जाती है। इस कहानी को लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है। कला की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी मानी जाती है। अब देखिए कहानी शुरू हो रही, तो चलिए शुरू करते हैं। काशी जी के दशवाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासापयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसके हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखकर पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो? हमें तो आज ही जाना है, बल्कि अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर कौन है? इनके मित्र हैं। आगे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं और उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब क्या करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर ही चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही हैं, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं है, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस ससुराल में है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई भी नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई भी लगते हैं, लेकिन ये दोस्त ज़्यादा हैं और नाते में ममेरे भाई इनको कम मानते हैं। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोते तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया, जब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था में
अवस्था अब आगे की सी ही नहीं, जो 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है जो भी इस समय नहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वे घर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। बिछौने से बातें करते हैं मतलब हमेशा लेटे रहते हैं, आराम तलब हैं थोड़े इनके साले साहब। तिस पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्की की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर सब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा। तब बंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम, कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाज था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोते हुई इक्का पर चढ़ी इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती चली गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे बात तो हम भूल ही गए। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, बंशीधर बोलते हैं, कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज़ भूल आए हो क्या। नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहना है। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में संदेह स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरकर बोले अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाले चुप हो जाता है। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पर पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर के उस छोर तक टहलते रहे। देखते ही देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देखे गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस कर एक डिब्बे को देखा किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वह बात हुई।
तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर कुछ थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन हो, देखो हो रोवल करथईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठे हुई हैं। पहली, दूर बरही ई जनानी थोड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने कहा, सो वह ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पुछला ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोया। पहली, अरे नहीं जनलू, पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी के काहे न जनित, ले कह के ना ही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटेले बाटेन, फुन यह साइत तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटली। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सराय उतरलीस, नो दन पुन चढ़लीस। ये अब अपनी भाषा में, वो जो उनकी जो ठेठ भाषा है वो अपनी भाषा में बोल रही हैं एक दूसरे से स्त्रियां, जो ग्रामीण स्त्रियां हैं। दूसरी कहती है, ऐसे एक दाई हम आवत रहें, एक मिली औरों मोरे संगे रही, दकौने टिसिनिया पर उकर मलविका उतरे से नहीं कि जुरतई हैं गड़िया खुली। अब भैरा उगरा फाड़ फाड़ नारियर, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी। दूसरी तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना। ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है। कर भला गड़िया दाहिनी काहे की खड़ी होए। पहली ऊ मेहरारू बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं अब से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। होता है ना कि जब कुछ ऐसा हो जाता है सामने वाले के साथ में घटित, तो अपना वो लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देती हैं। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुखद प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायना नाही, हे सहेबवा, सुनी तो कलकत्ते ताइले मुसलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले ना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना ही क्यों गोइया। तीसरा, हम तो देखले रहली, मजेक टोपी देहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसे ही हैं, तो दूसरे गाड़ी में आने तक मैं स्टेशन में ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा।
बंशीधर उस स्त्री की अब मदद करना चाहते हैं। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचे कही के केहू से कहू कछु कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुरिन चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए, क्योंकि सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगी कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई, नैनी स्टेशन का नाम। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रा कि मेहरारू के तो बैठा देहलेन और अपुआ तउन टिकस ले के चलन देहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी एक संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो, उसकी पत्नी बोलती है। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने पर बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह चौंक कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराया। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। मतलब जो दुलाई वाली थी वो नवल किशोर थे, इनके मित्र थे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। यह तो कहे कि तुम मिर्ज़ापुर कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे साथ गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर में इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी।
इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। दोनों देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इनको दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी पर घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कौन कहता है लास्ट की लाइन? ये कहती है लेखिका राजेंद्र बाला घोष। तो कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।